जो हो नहीं सकता, जो हो नहीं सकता वही करके दिखलाना है, मंजिल तय करके मुसाफिर बनकर दिखलाना है। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। आइए आज यह जो वीडियो है क्लास 12th वालों के लिए 15 नंबर फिक्स हो जाने वाले। आज 12th हिंदी के पाठ का नाम लेखक का जन्म, मृत्यु एवं यह कैसी विधा है उसे आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा। तो यह वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अंत तक देखिए, क्योंकि यह वीडियो 12th वाले के लिए यहाँ इस वीडियो से 15 नंबर आएंगे तो आएंगे, कोई रोकने वाले नहीं है। हर साल देखिएगा तो इससे संबंधित 15 नंबर का प्रश्न आते ही आते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को इसके लिए इंतजार करवाएं कि बाबू जाएगा जाएगा, और आप लोग भी इंतजार किए, तो चलिए इंतजार का घड़ी आज समाप्त हुआ। हमें आशा नहीं पूरे भरोसा है कि जो आप लोग होंगे एकदम ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, हरियर होंगे। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आज जो है हम लोग 15 नंबर अपने पॉकेट में डाल लेते हैं। केवल यह वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिए, 30 मिनट हार्डली जाएगा और आपको याद होगा। याद करने की आवश्यकता नहीं है, सभी बातों ट्रिक से ही याद हो जाएंगे, केवल आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो आइए एकाएक करके हम लोग आज इसे देखते हैं। देखिए ये जो इसमें पढ़ने हैं इसको हम लोग देखते हैं। सर इस वीडियो के लिए बहुत इंतजार कराए हैं। सही बात है मेरे प्यारे साथियों कि आपको इसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ा है। चलिए जो बात के लिए, जिस बातों के लिए हम लोग इंतजार करते हैं वो वह बात बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो आइए और देखिए इस तरह से लेखक का जन्म, मृत्यु, कैसी कहानी है कि कविता है, क्या विधा है, वो सब देखेंगे। तो आइए जो यहाँ पे देख रहे हैं इस तरफ है पाठ्य का नाम, पाठ्य की विधा यानी कैसी विधा है, और यहाँ देखिए लेखक का जन्म है, लेखक का नाम है, और इस तरफ लेखक का जन्म है, और यहाँ लेखक का क्या है, मृत्यु है। क्या है मेरे प्यारे साथियों, मृत्यु है। तो आइए देखते हैं। जो मेरे पहले दिगंत भाग जो 2 है, क्योंकि दिगंत भाग 1 जो है वो तो क्लास 11th में पढ़ना है, और 2 का पहला चैप्टर है उसका नाम है बातचीत। यह एक निबंध है जिसके रचनाकार हैं, लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? तो बाल कृष्ण भट्ट लिखे हैं, कंप्लीट हैं। और बताइए बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में एवं मृत्यु जो है 20 जुलाई 1914 ईस्वी में होता है। इसे आप याद कैसे रखिएगा, इस तरह से याद नहीं होंगे। आइए तो हम लोग ट्रिक से याद करना। ट्रिक से याद कैसे करेंगे कि हम लोग 1844 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक यह सुनते आए हैं कि बचपन में बालक में, कैसे बालक में बातचीत करना नीमन लगता है। बोलिए बच्चा में बातचीत करना क्या लगता है? नीमन लगता है। अर्थात हो गया तो बातचीत करना बचपन में नीमन लगता है बालक में। तो बातचीत का लेखक हो गए बाल कृष्ण भट्ट, और नीमन लगता है यानी यह कैसा है, निबंध है। और हम लोग कब से सुनते आ रहे थे, तो कह रहा है कि देखिए 23 जून है, लेकिन 1844 ईस्वी से सुनते आ रहे हैं, 1914 ईस्वी तक सुने हैं। तो बताइए अर्थात हुआ कि बाल कृष्ण भट्ट हैं जिनका जन्म 1844 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1914 ईस्वी में हुआ। जो दूसरे पाठ है उसका नाम है उसने कहा था। यह एक कहानी है जिसके रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इनका जन्म होता है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को और मृत्यु होता है 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। सर इसे कैसे याद रखेंगे?
देखिए इनसे प्रश्न आते हैं कि उसने कहा था एक कैसी विधा है, तो कहानी है। इसके राइटर कौन है, तो कहना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 ईस्वी। तो इसे याद कैसे रखिएगा, कहेंगे कि उसने कहा था एक कहानी और हम शर्मा गए थे। क्या हो गए थे, शर्मा गए थे। देखिए कहना है क्या कि उसने कहा था एक कहानी और हम शर्मा गए थे। तो देखिए कब कहा था, उसने 1883 ईस्वी से 1922 ईस्वी के एक कहानी कही थी और हम जो थे शर्मा गए थे। अर्थात उसने कहानी कही, यानी उसने कहा था, यह क्या है, कहानी है, और हम शर्मा गए थे, अर्थात चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। वो कहानी कब कही थी, तो 1883 ईस्वी में। अर्थात इनका जो जन्म हुआ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का 1883 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुआ, तो 22 सितंबर 1922 ईस्वी को। कंप्लीट है। इस तरह से जो तीसरे नंबर का अध्याय है उसका नाम है संपूर्ण क्रांति। यह एक भाषण है जिसके राइटर हैं जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश का जन्म होता है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में एवं मृत्यु होता है 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। कंप्लीट है। तो यहां से इसे कैसे याद रखिएगा, कहना है कि जब जय होता है, जय माने जीत होता है, तो सब भाषण देते हैं। क्या देते हैं, भाषण देते हैं और कहते हैं संपूर्ण क्रांति सिर्फ हम ही किए थे। कंप्लीट है। तो देखिए क्या कहना है, कहना है कि 1902 ईस्वी से 1979 ईस्वी तक हम लोग का संपूर्ण क्रांति हुआ, उसमें हमें जय मिला। अर्थात संपूर्ण क्रांति का जो जनक है माने लेखक है, इनका नाम है जयप्रकाश नारायण। जय मिला और जय होने के बाद हम लोग भाषण दिए। अर्थात बताइए संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। क्या है, भाषण है, जिसके रचनाकार जयप्रकाश नारायण है। कब से कब तक संपूर्ण क्रांति हुआ था, कहना 1902 ईस्वी से 1979 ईस्वी तक हुआ। देखिए ऐसा बात नहीं कि इसके बीच में हुआ था, हम लोग इसे ट्रिक से दिमाग में बात याद रखे इसलिए बताया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसकी बात है ये अर्धनारीश्वर जे निबंध है, इसके रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। कौन लिखे हैं बाबू, तो रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म होता है 23 सितंबर 1904 ईस्वी में और मृत्यु होता है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। इनका क्या होता है, मृत्यु होता है। कंप्लीट है। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इसको कैसे याद रखेंगे सर, तो कहना है कि हम लोग 1904 ईस्वी से 1974 ईस्वी तक पहले सुनते थे। लोग कहते थे कि 1904 ईस्वी से 1974 ईस्वी तक राम भगवान के बारे में बताया जाता था। किनके बारे में, राम जी के बारे में बताया जाता था कि उनमें आधा नारी का गुण था। आधा किनका गुण था, नारी का गुण था। और यह एक नीमन बात है। देखिए मनुष्य में नारी का गुण भी होना बहुत ही जरूरी है। यही कहना है कि उसने, देखिए कब, 1904 ईस्वी से 1974 ईस्वी तक लोग कहते थे कि राम में, किन में, राम में आधा नारी का गुण था। यह एक नीमन बात है। अर्थात राम में यानी रामधारी सिंह दिनकर आधा नारी का गुण है, अर्थात अर्धनारीश्वर लिखे हैं। यह नीमन बात है, यानी यह एक निबंध है। और कब से सुनते थे, तो 1904 ईस्वी से। अर्थात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म होता है 23 सितंबर 1904 ईस्वी को और मृत्यु कब होता है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। आगे देखिए क्या है, कह रहा है रोज, क्या कह रहा है,
रोज, रोज एक कहानी है। बोलिए, रोज एक क्या है? कहानी है, जिसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे का जन्म होता है 7 मार्च 1911 ईस्वी को। कब हुआ? 7 मार्च 1911 ईस्वी को। और मृत्यु होता है 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। अब देखिए इसे क्या कहेंगे। कहना है कि उसने क्या, देखिए क्या कहेंगे। कहेंगे कि 1911 ईस्वी से 1987 ईस्वी तक वह रोज हमें एक कहानी सुनाती थी। रोज क्या सुनाती थी? कहानी सुनाती थी। और लास्ट में कहती थी अगे। क्या कहती थी? अगे 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 कहते हुए कहानी बन गया। कंप्लीट है। तो बताइए, यदि लगे कि यह वीडियो इंपॉर्टेंट है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो आइए क्या कह रहा है। अर्थात उसने रोज एक कहानी बना दिया था। हमें क्या कहता था? अगे। अर्थात रोज एक क्या है? कहानी है, जिसके लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे। आगे जी का जन्म कब से कहना स्टार्ट किया था? 1911 ईस्वी में हुआ। और मृत्यु कब हुआ? 1987 ईस्वी में हुआ। इसकी बात देखिए, यहां है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र जैसे भगत सिंह लिखे हैं। कौन सिंह लिखे हैं जे? ऐसे यह जो है एक लेख और एक पत्र है, जो एक पत्र लेखन है, पत्र लेख है। और इसे राइटर है भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी में होता है। और इन्हें मृत्यु जो है 23 मार्च 1931 ईस्वी को होता है। जरा आप ध्यान से सुनिए, इसके कैसे बताएंगे सर? तो कहना है कि उसने 7 साल की उम्र से पत्र लिखना स्टार्ट किया था। कौन? भगत सिंह। कौन से? भगत सिंह। तो कहना है उसने 7 साल की उम्र से पत्र लिखना स्टार्ट किया और 31 साल के उम्र तक लिखा। अर्थात इनका जन्म 1907 में हुआ और 31 में मृत्यु होता है। मृत्यु नहीं हुआ था बल्कि शहीद हुए थे, फांसी चढ़ाए गए थे। तो कहना है उसने 7 साल की उम्र से पत्र लिखना स्टार्ट किया और 31 साल की उम्र में भाग गया। देखिए, एक पत्र लिखते थे और एक लेख लिखता था। और बताइए 31 साल की उम्र में भाग गया। पत्र लिखता है तो ना बातचीत होता है जी, फिर भाग जाते हैं। सही बात है कि नहीं? आप लोग में भी से कहा है उसे। अगर रहिएगा तो याद रखिए, पिता माता का कर्ज होता है, आपके चलते उन्हें नाम बर्बाद होते हैं। अपने बाप और माँ को यदि आप सर को ऊंचा नहीं कर सकते हैं तो नीचा करने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। ये चलते ऐसे कार्य मत करिएगा भागने वाला, ठीक है? हम केवल याद कराने के लिए आप लोगों के बीच बता रहे हैं। तो बताइए, भाग गए अर्थात भगत सिंह। तो बोलिए, एक लेख और एक पत्र कौन लिखे हैं? तो भगत सिंह लिखे हैं। कब से लिखना स्टार्ट किया? 7 साल की उम्र से 31 साल तक। यानी 1907 में भगत सिंह का जन्म होता है और 1931 में क्या होते हैं? मृत्यु होता है। इसके बाद देखिए 7वां नंबर है, जिसका नाम है ओ सदा नीरा। और यह एक निबंध है। यह एक क्या है? निबंध है, जिसके लिखे हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। और जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी में होता है और मृत्यु 14 मई 1978 ईस्वी में होता है। सर इसे कैसे याद रखेंगे? तो कहना है, क्या कहना कि 1917 से 1948 ईस्वी तक, 1917 से 1978 ईस्वी तक, सॉरी 78 ईस्वी तक, 78 ईस्वी तक जो है चंद्रमा के बारे में, चंद्रधर, ये जगदीश चंद्र है ना, तो कहना चंद्रमा के बारे में एक नीमन बात सुनाया जाता था
कि सदा नीरा देता है, अर्थात हमें ठंडक देता है। तो बताइए चंद्रमा क्या देता है? सदा नीरा देता है। यह एक नीमन बात है, अर्थात यह एक क्या है? निबंध है। यानी जगदीश चंद्र माथुर, चंद्र मने वही चंद्र माथुर जी है जो सदा नीरा यानी ठंडा चंद्रमा देता है। यह एक निबंध है। इनका जन्म 1917 ईस्वी में होता है और मृत्यु 1978 ईस्वी में होता है। इसके बाद आइए जो 8 नंबर का है उसका नाम है सिपाही की माँ। यह एक एकांकी है जिसका राइटर है मोहन राकेश जी। कौन है? मोहन राकेश। इनका जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी में एवं मृत्यु 3 दिसंबर 1972 ईस्वी में होता है। सर इसे कैसे याद रखेंगे? कहना है कि मां कहती थी एक बात, माने एकांकी है कि मेरे मोहन और राकेश 25 साल की उम्र में सिपाही बनेगा। क्या बनेगा? सिपाही बनेगा और 72 साल की उम्र में सिपाही से रिटायर होगा। हो गया तो जी। मां कहती थी कि मोहना और राकेश एक सिपाही बनेगा। कब बनेगा? तो 25 साल की उम्र में बनेगा और 72 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। अर्थात मां कहती थी कि सिपाही बनेगा। कौन? मोहना और राकेश बा। तो बताइए मोहन और राकेश जो हैं, मोहन और राकेश कौन कहती थी? मां कहती थी कि सिपाही बनेगा। अर्थात सिपाही की मां एक बात कहती थी, अर्थात यह एक अंकी है कि कौन सिपाही बनेगा? तो मोहन और राकेश। तो बताइए मोहन और राकेश कब बनेगी? 25 साल की उम्र में, यानी 1925 में जन्म होता है और रिटायर कब होगा? 1972 ईस्वी में। अब देखिए आप लोग जो हैं कहिएगा सर 3 दिसंबर क्यों नहीं बोल रहे हैं? वहां बोलेंगे तो ट्रिक गड़बड़ा जाएंगे, इसीलिए नहीं बोले जा रहे हैं। कंप्लीट है तो आगे। अब देखिए इसके बाद 9 नंबर पे देखिए तो यहाँ कह रहा प्रगति और समाज। यह एक निबंध है जिसे नामवर सिंह लिखे। कौन लिखे हैं जी? तो नामवर सिंह लिखे हैं। नामवर सिंह का जन्म होता है 28 जुलाई 1927 ईस्वी को और इनका जो मृत्यु होता है 19 फरवरी 2019 ईस्वी में। देखिए किताब में नहीं दिए गए हैं बट हमने पता किए तो इनका मृत्यु 2019 ईस्वी में हुए हैं। कंप्लीट है क्योंकि किताब इस 2019 से पहले छपे थे इसलिए नहीं देते। तो इसको कैसे याद रखिएगा? कहना है कि 1927 ईस्वी से 2019 ईस्वी तक, 1927 ईस्वी से 2019 ईस्वी तक, 19 ईस्वी तक नामवर यानी नर्म रहने पर समाज में प्रगति होता है। समाज में क्या होता है? प्रगति होता था। यानी बताइए, और यह एक नीमन बात है। तो निबंध है और इसके राइटर कौन हुए? नामवर सिंह हुए। क्या होता था? समाज में प्रगति और माने जो प्रगति होता था समाज में, तो समाज और प्रगति नीमन बात यानी निबंध है। इसके राइटर नामवर सिंह है। इनका जन्म 1927 में, मृत्यु 2019 ईस्वी में हुआ। इसके बाद देखिए कह रहा है जूठन। क्या है? जूठन जो एक आत्मकथा है। इसके रचनाकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। इनका जन्म होता है 30 जून 1950 ईस्वी को और मृत्यु होता है 17 नवंबर 2013 ईस्वी को। देखिए किताब में नहीं है बट हमने इसे आपको बताने का प्रयास किए हैं। तो कहना है क्या जे? देखिए कैसे कहिएगा? तो कहिएगा कि 1950 ईस्वी से 2013 ईस्वी तक, 1950 ईस्वी से 2013 ईस्वी तक वाल्मीकि ने, कौन? वाल्मीकि ने जूठा खाते थे।
कैसा खाते थे? बेचारा मांग के जूठन खाते थे। और यह एक आत्मसम्मान आत्म की बात है, इसलिए कोई से नहीं कहते थे। अर्थात जूठन कौन खाता था? तो वाल्मीकि, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि। और यह आत्मा की बात है, यानी आत्मकथा है। और कब से कब खाए? तो 1950 से 2013 ईस्वी तक खाए। इसकी बात है ये जो है 11 नंबर का, हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिस या एक गद्य बोलो या डायरी है, इसके मलयज जी लिखे हैं। और ये जो है मलयज का जन्म 1935 ईस्वी में होता है और मृत्यु जो है 26 अप्रैल 1982 ईस्वी का होता है। शायद यही है, 82 या 85 यही है। ठीक है, तो अब आइए इन्हें क्या कहना है कि 1935 से 1982 ईस्वी तक, 1935 से 1982 ईस्वी तक जो है हंसते हुए जाते थे अकेले। देखिए कोई भी जो होता है अकेले ही जाता है मल करने के लिए। मल मतलब समझ गए ना, शौचालय के लिए। कि कोई दूसरों कोई जाते हैं वो लोटा टांगने वाले का होते हैं, ऐसा नहीं ना होते हैं। लेकिन हम जा रहे हैं, कोई जा रहे हैं तो उनको लोटा टांगने वाले तो कोई एक नहीं होंगे। तो यही कहा जा रहा है कि वह अकेले हंसते हुए मल गिराने के लिए जाते थे। और कोई अकेला आदमी क्या लिखता है? तो डायरी लिखते थे। ठीक है, कंप्लीट है। यानी हंसते हुए अकेलापन एक डायरी है और कोई मल गिराने अकेले जाता है, यानी इसका रचनाकार कौन है? मलयज जी है। इसकी बात आइए कह रहा है तिरिच, कौची नाम है? तिरिच। और ये जो तिरिच है इसके राइटर है, तिरिच एक कहानी है जिसके राइटर है उदय प्रकाश। इनका जन्म 1952 ईस्वी में होता है। 1 जनवरी 1952 ईस्वी में इनका जन्म होता है और मृत्यु अभी नहीं दिया गया है, शायद अभी ये जिंदा ही है। समझ गए? इसलिए नहीं, हमने भी पता किए तो पता नहीं चला है अभी मृत्यु के बारे में, यानी जिंदा। तो आइए इसे कैसे याद रखिएगा, इसे भी याद कर लेते हैं सर। हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे। आइए कहना है कि जब सूर्य उदय होता है, उदय मने जब प्रकाश उगता है तो तिरछा किरण आता है। कैसा किरण आता है? तिरछा किरण आता है। यह बहुत दिन से कहा जा रहा है, यानी यह एक कहानी है कि सूर्य जब उदय होता है, यानी उदय प्रकाश इसको लिखे हैं, तो उसका किरण कैसा आता है? तिरछा आता है। यानी तिरिच जब उदय होगा तो उदय प्रकाश नारायण लेखक हो गए। तो बोलिए तिरिच के लेखक कौन है? उदय प्रकाश नारायण। और ये क्या है? कहानी है। इनका जन्म कब हुआ? 1952 ईस्वी में। इधर आइए, लास्ट जो 13 नंबर पर है इसका नाम है शिक्षा। क्या नाम है जी? शिक्षा। यह एक संभाषण है। यह एक क्या है? संभाषण है जिसके राइटर हैं जिद्दू कृष्ण मूर्ति। जिद्दू कृष्ण मूर्ति। इनका जन्म 12 मई 1895 ईस्वी को होता है। मृत्यु 17 फरवरी 1986 ईस्वी को होता है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग का साफ नहीं लौक रहा होगा तो हदियाइए मत, हमने बोल दे रहे हैं। और इसका पीडीएफ आप लोग को चला जाएगा। यदि आप फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप जो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हुए हैं उससे व्हाट्सएप से कांटेक्ट होइए, आपको फ्री में ही मिल जाएंगे। कंप्लीट है। तो आइए, हालांकि केवल वीडियो देखिए याद हो जाएगा। तो कहना है कि 1995 ईस्वी से 1986 ईस्वी तक, नहीं सॉरी बाबू, 1895 ईस्वी से 1986 ईस्वी तक हमें जो है हमें शिक्षा मिला है। और शिक्षा किससे मिला है? तो शिक्षा जो हमें मिला है कृष्ण जी के मूर्ति से मिला है। कृष्ण जी के मूर्ति से मिला है। तो बोलिए ये शिक्षा किससे मिला है?
कृष्ण भगवान के मूर्ति से मिला है। और यह एक ऐसा संभाषण दिया जाता है, बताया जाता है कि 1895 से 1986 ईस्वी तक कृष्ण भगवान की मूर्ति से जो है हमें शिक्षा मिलता था। तो बोलिए, पूछेगा कि शिक्षा के लेखक कौन है, शिक्षा किससे मिला, कृष्णा से मिला। तो कहेंगे जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी लिखे हैं। जिद्दू कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ, 1895 में, मृत्यु होता है 1986 ईस्वी में। ये रहा आपको कौन खंड था, तो ये जो था आपका गद्य खंड था। अरे हुए 13 चैप्टर। अब आ जाइए काव्य खंड को आज ही फिनिश कर लेते हैं, उस पर भी टाइम लगले दे दीजिए, दोबारा वीडियो नहीं। अब देखिए हम लोग देखेंगे काव्य खंड। कौन खंड देखेंगे जी, काव्य खंड। अब देखेंगे काव्य खंड में कि काव्य खंड का जो रचनाकार है, कौन चैप्टर है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, उन्हें भी देख ले रहे हैं। एकदम बाबू यह वीडियो जो है आप लोग के लिए अमृत है, एकदम देख लीजिए और लिख भी लेना है। आइए, इसमें पहला जो है चैप्टर, उसका नाम है कड़बक। क्या नाम है, कड़बक। इसका लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी जी। ये अनुमान लगाया जाता है कि इनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो है 1548 ईस्वी में हुआ। ये ऐसा अनुमान लगाया जाता है, समझ गए, अनुमानता है, पूरे निश्चित नहीं बता सकते हैं। तो आइए इसे कैसे करिएगा, कहिएगा कि 1492 से अनुमान लगाया जाता है, ऐसा अनुमान बताया जाता है कि 1492 से 1548 ईस्वी तक जो मालिक हुआ करते थे, पहले मालिक हुआ करते थे, वह बहुत ही कड़े पानी के होते थे। कैसे पानी के होते थे, कड़े पानी के होते थे, आकर बड़ी बकबक करते थे, बकबक करते थे यानी कड़बक। कंप्लीट है। तो बताइए, ये जो मालिक होते थे कड़े पानी का यानी कड़बक, तो कड़बक के लेखक मालिक यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। और इनका जन्म कब हुआ, तो कब से सुनते थे, तो 1492 से सुनते थे और 1548 तक। क्यों, क्योंकि उस समय अंग्रेज मालिक था ना, तो कड़ा पानी का हुआ क्या करता था। कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़े, दूसरा आइए, दूसरा है पद। और ये पद जो है कृष्ण भक्ति का पद है। किसकी भक्ति का पद है, तो यह पद कृष्ण भक्ति का पद है, कृष्ण भक्ति का पद। और जो दूसरा पद लिखा गया है, तुलसीदास लिखे हैं, यह पद जो है राम भक्ति का पद है। राम भक्ति का 2 पद है, याद रखिएगा। तो जो पहला पद है वो कृष्ण भक्ति का पद है, इसे लिखे हैं सूरदास। कौन लिखे हैं, सूरदास। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सूरदास का जन्म 1476 ईस्वी में हुआ, 1476 ईस्वी में, एवं मृत्यु जो होता है 1583 ईस्वी में हुआ था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। कंप्लीट है। तो बोलिए, तो इसे हम क्या कहेंगे कि 1476 ईस्वी से 1583 ईस्वी तक, 1476 ईस्वी से 1583 ईस्वी तक ऐसा बताया जाता था कि कृष्ण भगवान के पद यानी कृष्ण भगवान जो थे सूर वाले थे। कैसे वाले थे, सूर वाले थे। अर्थात सूरदास, कृष्ण भक्ति कौन लिखा है, तो सूरदास लिखा है। कब बताया जाता था, तो 1476 से 1583 ईस्वी तक बताए जाते थे। कंप्लीट है। इसे बोलेंगे, नहीं तो ऐसे बोलिए कि कृष्ण भगवान जो थे सूर वाले थे, बड़ा बढ़िया बांसुरी बजाते थे, पूरे गोपियों को नचाते थे। ठीक है। देखिए कृष्ण भगवान जो थे, इसने ही हमें प्यार का परिभाषा दिए हैं। ये प्यार किए, अब का लड़कन प्यार करता है तो घर वाला बोलते हैं, हम भी डांट देते हैं, ये गलत मैटर।
भैया स्टार्ट तो भगवान जी ने किए थे, इनको क्या जरूरी था राधा से प्यार करना। चलिए हो गया तो हो गया। ये तो कहना है कि जो कृष्ण भगवान थे उनमें 76 सुर था, 76 से लेके 83 सुर था। अब याद रहेगा, यानी कृष्ण भगवान में कितने सुर थे? तो 76 से 83 सुर थे। अर्थात पहला पद जो है कृष्ण भक्ति वह सूरदास लिखे हैं। सूरदास माने सुर था, और सूरदास का जन्म 1476 से 1500 जन्म हुआ है, और मृत्यु कब हुआ? 1583 ईस्वी में। दूसरा पद है जो राम भक्ति का पद है, और इसका जो राइटर है तुलसीदास लिखे हैं। कौन लिखे हैं? लेखक तुलसीदास। तो कहना है कि पहले माने 1543 ईस्वी में, 1543 ईस्वी से ये 30 अगस्त है, ऐसे अज्ञात मानो, ये अगस्त नहीं है, अज्ञात ही मानो, कोई पता नहीं है। 1623 ईस्वी तक क्या कहना, ये अनुमानता ही है, इनको भी कोई पूरे नहीं बताया जाता है। तो देखिए क्या कहना है, ऐसे 30 अगस्त कहीं कहीं आते हैं तो मान भी सकते हैं। तो कहना है कि 1583 ईस्वी से 1623 ईस्वी तक ऐसा बताया जाता है कि राम के भक्ति के साथ साथ तुलसी जी का पूजा हुआ क्या करता था। तो बताइए राम भक्ति का पद कौन लिखे हैं? तुलसी जी लिखे हैं। आज भी राम नवमी होता है तो कहते हैं तुलसी की पात लाइए, तुलसी की पात लाते हैं। अरे कब से? तो तुलसी जी का जन्म 1543 में और मृत्यु 1623 ईस्वी में, ऐसा बताया जाता है। इसके बाद लिखिए छप्पय है। छप्पय को रचनाकार जो है वो दोनों पद था। कैसी विधा है? तो दोनों पद था। इन्हें आइए अब क्या कहा जा रहा है? तो कहा जा रहा है छप्पय नाभादास लिखे हैं, और नाभादास का ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 1570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और अनुमान लगाया जाता है, अनुमानता है कि 1600 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। देखिए मृत्यु नहीं कह सकते हैं, वह अज्ञात हो गए थे। अज्ञात मतलब उसके बाद पृथ्वी से विलुप्त हो गए, इनका नजर ही नहीं आया। तो मिला जुला के कह सकते हैं कि मर गए, बोल सकते हैं नहीं? तो आइए कहना है इसको कैसे याद करेंगे सर कि छप्पय क्या है? तो छप्पय एक कौन लिखा है? नाभादास। तो कहना है कि 1570 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक हम लोग को नभ माने वायु से, नभ माने आसमान से बचने के लिए छप्पर छाए जाते थे। अब ना कोठा बनता है जी, पहले छप्पर छपाता था। कंप्लीट है। कब से कब? तो कहना है 1570 से 1600 ईस्वी तक पहले छप्पर छपाता था। छप्पर तो हो गया किसके लिए? तो नभ माने आसमान से बचने के लिए। तो कहना है कि छपई का जो राइटर है वो वह नाभादास है। नभ से बचने के लिए छप्पर, यानी छपई कौन लिखे हैं? नाभादास लिखे हैं। कैसी विधा है? तो छप्पय है। अब इसका जो है छप्पय, नाभादास का जन्म 1570, मृत्यु 1600 ईस्वी में। इसकी बात आइए पांचवा इसमें है कवित है, और कवित लिखे है भूषण जी। देखिए इसका ऐसी विधा है पता नहीं है किताब के अनुसार, तो हम कैसे बता दें? ये भूषण जी लिखे हैं, और भूषण जी का जन्म 1613 ईस्वी में होता है, और मृत्यु जो है 1715 ईस्वी में होता है। देखिए क्या कह रहा है, कवित के राइटर कौन है? कवित के तो कहना है कवित जो है भूषण जी लिखे हैं। तो देखिए क्या कहना है, कहना है क्या कि 1613 ईस्वी से 1715 ईस्वी तक, 1613 ईस्वी से 1715 ईस्वी तक कविता सुनाए जाते थे। और किसके बारे में? तो भूषण के बारे में। भूषण के बारे में, भूषण माने गहना के बारे में। कंप्लीट है। तो बोलिए कविता किस पर होता है? तो भूषण पर होता है। यानी कवित के राइटर कौन है? भूषण जी हैं। भूषण का जन्म कब हुआ? तो 1613 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ? 1715 ईस्वी में। इसकी बात लिखिए तुमुन कोलाहल कलह में, ये भी पता नहीं है, जयशंकर प्रसाद लिखे हैं। इनका जन्म 30 जनवरी 1800
'89 में होता है और मृत्यु जो है 15 नवंबर 1937 में होता है। इसे कैसे कहेंगे कि हे भगवान, शंकर जी के प्रसादी खायला, शंकर जी के प्रसादी खायला 1889 से 1937 तक हम कोलाहल रहे थे कि अब मिल जाए, अब मिल जाए। तो इसको ऐसा ही याद रखिएगा कि तुमुन कोलाहल क्यों था? प्रसादी खाने के लिए। वो किनखर प्रसादी? तो शंकर जी का प्रसादी। अर्थात तुमुन कोलाहल कहल कौन लिखे हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं। और इनका जन्म 1889 में हुआ, मृत्यु 1937 में। इसके बाद 7वां ये नाम है पुत्र वियोग। क्या नाम है? पुत्र वियोग। एक कविता है। कैसी विधा है? कविता है। और इसके राइटर है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 में होता है और मृत्यु 15 फरवरी 1948 का होता है। सर ये कैसे कहेंगे? तो कहेंगे कि हम जो हैं, कहना है क्या कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने, सुभद्रा ने चारों ओर, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग में 1904 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक रही। कंप्लीट है। कब? तो सुभद्रा कुमारी ने चारों ओर, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने चारों ओर 1904 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक पुत्र के वियोग में तड़पी। अर्थात पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी। इनका जन्म सुभद्रा कुमारी चौहान का 1904 में होता है, मृत्यु 1948 ईस्वी में होता है। इसके बाद आइए उषा। क्या नाम है? उषा। उषा कौन लिखे हैं? यह एक कवित है जिसके राइटर हैं शमशेर बहादुर सिंह। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी में होता है और मृत्यु जो है 12 मई 1993 ईस्वी का होता है। ये कैसे तक कहना है क्या? इसको भी उषा, उषा, उषा माने गर्मी में कौन निकलता है? तो शेर निकलता है कोलाहल होकर के एकदम गर्म से। तो उषा यानी गर्मी में कौन निकलता है? शेर निकलता है। तो उषा की रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। और यह क्या है? कविता है। अब पूछेगा इनका जन्म, तो कहना है कि 11 बजे निकलता है और 3 बजे तक घूमता है। शेर के बजे निकलता है? 11 बजे। यानी इनका जन्म शमशेर बहादुर सिंह का 1911 ईस्वी में हुआ और मृत्यु हुआ 3 बजे तक, यानी 1993 ईस्वी में हुआ। कंप्लीट है। इसके बाद आइए, यह है जनजन का चेहरा एक कविता है गजानंद माधव मुक्तिबोध लिखे हैं। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी में होता है, मृत्यु 11 सितंबर 1964 ईस्वी में होता है। सर इसको कैसे याद रखेंगे? तो कहना है कि हम 17 साल के उम्र से 64 साल के उम्र तक देखे। यानी मुक्तिबोध गजानंद का जन्म हुआ 1917 ईस्वी में और मृत्यु हुआ 1964 ईस्वी में। तो कहना है 17 साल से उम्र से लेके 64 साल के उम्र तक हमने देखे कि जनजन का चेहरा एक है, केवल गजानंद अर्थात गणेश जी का चेहरा अलग है, हथिया का सूंड है। तो हो गया गजानंद। ये जनजन का चेहरा एक, यानी सबका चेहरा एक है, लेकिन गजानंद का दूसरा है। अर्थात गजानंद है इनका राइटर। इन्हें आइए, इसके बाद 10वां है अधिनायक। नेताओं पर टिप्पणी मारा गया है, ये सब पढ़ाएंगे तो मजा आएगा। तो अधिनायक जो है एक कविता है, इसका लेखक है रघुवीर सहाय जी। कहना है ना कि रघुवीर सहाय एक अधिनायक है। अधिनायक कौन है? रघुवीर सहाय जी। ऐसा कहा जाता है, यानी एक कविता है। और कब से कब तक अधिनायक थे? तो कहना 1929 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक जो थे अधिनायक कौन थे? सबसे अधिनायक अच्छा कौन थे? तो रघुवीर सहाय जी थे। अर्थात रघुवीर सहाय का जन्म 1929 में होता है, मृत्यु 1996 ईस्वी में होता है। ये अधिनायक थे। इसके बाद है प्यारे नन्हे बेटे। यह भी कविता है
जिसका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी का हुआ है। अभी मरे नहीं है, जिंदा हैं, याद रखिए। तो कहना है क्या, इस 33 माने 7, कहना है विनोद जी के 7 बेटा है। विनोद जी के बेटा है, 7 बेटा है, यानी 37 साल के उम्र में विनोद जी के नन्हे नन्हे बेटा है, कंप्लीट है। यानी नन्हे प्यारे बेटा किसका था, विनोद जी के। कितने हैं, तो 37 साल के उम्र में, और वो 7 गो हैं, यानी 1937 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे का। राइटर कौन हुए, विनोद कुमार शुक्ल। और 12 है जो सेकेंड लास्ट है, इसका नाम है हार जीत। यह एक गद्य कविता है जिसको अशोक बाजेपी लिखे हैं। इनका जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी का हुआ है। मृत्यु अभी पता नहीं है, मरे ही नहीं है। तो कहना है कि जब हार जीत होता है तो शोक मनाया जाता है। हारिएगा तो शोक होगा ना, यही कहना है। हार जीत होता है तो क्या मनाया जाता है, शोक। यानी शोक था, हार जीत। यानी अशोक कुमार बाजेपी जो हैं लिखे हैं क्या, हार और जीत। इनका जन्म 1941 ईस्वी में हुआ। आगे आइए, गांव का घर, यह एक कविता है जिसके लेखक है ज्ञानेंद्रोपति। 1 जनवरी 1950 ईस्वी में इनका जन्म होता है। ठीक है, इसको कैसे याद रखिएगा। कहना है कि हमको 1950 ईस्वी से बताया जा रहा है, 1950 ईस्वी से बताया जा रहा है कि गांव का घर जब जाते हैं तो वहां जो कविता सुनाए जाते हैं उनसे ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है, तो हमें 1950 से बताया जा रहा है कि गांव के घर जाते हैं और वहां जब कविता सुनते हैं तो ज्ञान मिलता है। अर्थात 1950 में ज्ञानेंद्रपति जी का जन्म हुआ है और एक गांव का घर लिखे हैं, तो गांव का घर से हमें ज्ञान मिलता है, यानी गांव घर ज्ञानेंद्रपति लिखे। बोलिए, सब राइटर का नाम याद हो गए। तो 3 और हैं जिसे कहते हैं प्रतिपूर्ति। एक प्रतिपूर्ति को क्यों छोड़िएगा भैया, इसे भी जरा याद कर लीजिए, है ना। तो आइए इन्हें भी 2 मिनट में याद कर लेते हैं। वीडियो तो थोड़ा 45 मिनट 50 मिनट का हो गया, लेकिन ये भी बात याद रखिए कि सर आपका सब याद भी हो गया। आइए, ये जो है प्रतिपूर्ति है, रस्सी का टुकड़ा, एक कहानी है जिसके लेखक हैं गाई डी मोपापासा। इनका जन्म 5 अगस्त 1850 ईस्वी में होता है और मृत्यु 6 जुलाई 1893 ईस्वी में हुआ है। आइए क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि 1950 ईस्वी से 1850 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक एक कहानी सुनाया जाता था कि गाइड मोपासो को रस्सी टूट गया था। गाइड मोपासो जी के जो था वो गाइड करते थे, उनको रस्सी क्या हो गया था, तो टूट गया था। तो रस्सी टूट गया क्या करने में, गाइड करने में। तो गाइड मोपासो जो है रस्सी का टुकड़ा है, ऐसा कहानी है। इनका जन्म 1850 में, मृत्यु 1893 में हुआ है। इसके कलर की मौत, ये भी कहानी है। इसके अंतोन चेखत लिखे हैं, चेखव जी लिखे हैं। इनका जन्म 29 जनवरी 1860 ईस्वी में एवं मृत्यु 15 जुलाई 1904 ईस्वी में होता है। तो इसको क्या कहना है, कहना है कि कलर जो था, कलर 1860 में आया, 1904 ईस्वी तक चला, लेकिन बेचारा के यानी कहा 1900 कलर कब आया, तो कलर आया 1860 ईस्वी में और 1904 ईस्वी में मर गया। अर्थात कलर की मौत अब कौन लिखे, अचानक मर गया। यानी अंतोन चेखव अचानक आए थे, कब 1860 में, मर गए 1904 में, हो गया। आगे आइए, पेशगी। ये जो पेशगी है
यह एक कहानी है जिसको लिखा है हेनरी लोपेज। इनका जन्म 12 सितंबर 1937 ईस्वी का हुआ और मृत्यु जो है 2 नवंबर 2023 ईस्वी का हुआ है। अभी फिलहाल में मरे हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको किताब में नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी इसे कैसे याद करेंगे सर? तो कहना हेनरी जी 1937 में आए और 2023 ईस्वी तक रहे। गरीबी हेनरी जी 1937 में आए, 2023 तक रहे। यानी हेनरी लोपोस का जन्म जो है 1937 में, मृत्यु 2023 ईस्वी में हुआ। और हेनरी जी एक पेशी आदमी थे, पेशी थे, क्या थे? पेशगी थे, जो कहानी सुनाते थे। तो देखिए इस तरह से जो था, हम जो हैं आप लोगों को ये संपूर्ण कहानी का जो है, ये देखिए आपका चार्ट तैयार है। इस चार्ट को आपको फ्री में नोट्स दिए जा रहे हैं, इसे आप मत भूलिए लेना, ठीक है? और एक न एक चार्ट अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको 15 नंबर संसार को कोई नहीं रोक सकता है। तो इसे कितने नंबर बन जाएंगे मेरे प्यारे साथियों? तो सर जी 15 नंबर कंप्लीट हो जाएगा ना, एकदम जी, एकदम 15 नंबर कंप्लीट है। तो आइए 15 नंबर पाइए, सिर्फ एक पेज से ट्रिक के साथ याद कर लिए होंगे। तो कल आप लोग का HWI ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए यह PDF आपको ग्रुप के माध्यम से चला जाएगा। जिन्हें नहीं मिला है वो इस पे मैसेज अथवा कॉल करे 70 70 96 77 11। इस पे आप मैसेज या कॉल करिए, आपको इसको फ्री में ही PDF मिल जाएगा। तो यह वीडियो कैसा लगा यह जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल का शाम। फिजिक्स की नाम, फिजिक्स की धारा लक्ष्मण गुरु के द्वारा देखना ना भूले। तो कल हम लोग अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति किसी भी बिंदु पर व्यंजक प्राप्त करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और ध्यान रखिए, आप कमेंट में जरूर बताइए कि पहले आपको काव्य खंड पढ़ाएं या गद्य खंड पढ़ाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।